आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर आज रविवार के दिन स्वागत है आपका एक बहुत ही खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, जहां बातें होती हैं खास फिल्मी हस्तियों की जिनकी अमिट छाप आज भी हमारे दिलो दिमाग पर छाई हुई है और हमेशा बनी रहेगी। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया जी। और 16 जून को एक खास दिन है क्योंकि उस दिन एक ऐसे कद्दावर कलाकार का जन्म हुआ था जिन्होंने फिल्म की अलग अलग विधाओं में अपनी छाप छोड़ी, करीब करीब सारी विधाओं में। हेमंत कुमार न सिर्फ एक सधे हुए म्यूजिशियन बल्कि एक बेहतरीन गायक, एक बेहतरीन लेखक और सही मायने में एक फिल्मकार भी मानूंगा क्योंकि आगे चलकर उन्होंने कई खूबसूरत फिल्में प्रोड्यूस भी की। तो आज हेमंत कुमार साहब की बात। भावना जी, हेमंत कुमार साहब की शुरुआत अलग तरीके से हुई थी और जो वो करने लग गए वो काफी अलग था। तो ये हम जानना चाहेंगे कि ये ट्रांजिशन कैसे हो पाया। हेमंत दा का परिवार वेस्ट बंगाल के एक छोटे विलेज बाहरू से है। अर्ली 1900 में परिवार माइग्रेट हुए कोलकाता को और 16 जून 1920 हेमंत दा यानी हेमंत कुमार मुखोपाध्याय का जन्म हुआ, जो बाद में हेमंत मुखर्जी के नाम से मशहूर हुए। उनका जन्म वाराणसी में हुआ और वो कुल मिला के 4 भाई बहन है। उनका एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है और एक बहन है। हेमंत दा ने अपनी स्कूलिंग कोलकाता में की, पहले नसीरुद्दीन स्कूल में और बाद में मित्रा इंस्टीट्यूशन में। उनके अंदर एक आर्टिस्ट हमेशा से था और जब कभी उनको कोई भी फ्री समय मिलता था स्कूल से तो वो म्यूजिक सुनते थे, गाना गाते थे और जब कोई नहीं देखता होता था तब वो शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते थे, कहानियां लिखते थे जो वो चुपके से मैगजीन में पब्लिश भी करवाते थे। उस समय कहा जाता है कि म्यूजिक हेमंत दा का ऐसा कोई खास सपना नहीं था। उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट स्कूल एग्जाम्स पास करने के बाद यानी 12th ग्रेड पिताजी के एडवाइस पर इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। हेमंत दा ने सिर्फ 15 साल की उम्र में यानी 1935 में अपना पहला गाना गाया जो बंगाली गाना था। वो सिर्फ 17 साल के थे जब उन्होंने अपनी पहली ग्रामोफोन डिस्क कोलंबिया लेबल के साथ रिलीज की। उनको जब पहला ब्रेक मिला हिंदी फिल्म में एज अ सिंगर, वो फिल्म का नाम था इरादा और इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया था पंडित अमरनाथ ने, लिरिक्स लिखे थे अजीज कश्मीरी ने। शुरुआत में संघर्ष करना पड़ा हेमंत कुमार साहब को, लेकिन धीरे धीरे एक नाम बन गए, खासकर बंगाली म्यूजिक इंडस्ट्री में। कैसे हुआ ये सब कुछ और कैसे उनका आना हुआ मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में, सब जानेंगे अब से थोड़ी देर में। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर आप हैं सिद्धार्थ के साथ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया जी। और शो है एक खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो फिल्म मेकिंग की करीब करीब हर विधा में बहुत आगे होते हैं, उन्हें महारत हासिल होती है। ऐसे ही एक मल्टी टैलेंटेड इंसान हेमंत कुमार साहब। उनके गाने आज भी हमारे ज़बान पर हैं और न सिर्फ गाने गाए, उन्होंने कंपोज भी किए, फिल्में बनाई भी, प्रोड्यूस की फिल्में, लिखते भी रहे वो। तो आज उन्हीं की बात करने वाला हूं क्योंकि 16 जून को उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। भावना जी, ये तो पता चल गया कि इंटरेस्ट म्यूजिक की तरफ था, उस तरफ गए भी, संघर्ष भी करना पड़ा, लेकिन कैसे अपना मुकाम बनाया, अलग मुकाम बनाया बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में हेमंत कुमार साहब ने? मिड 40s में टर्निंग पॉइंट आया, न सिर्फ हेमंत कुमार की फैमिली के लिए मगर शायद सभी जो वेस्ट बंगाल में रहते थे, क्योंकि 1943 में वेस्ट बंगाल ने एक बहुत ही डेविस्टेटिंग बंगाल फैमिन एक्सपीरियंस किया, जिसके बाद बहुत सारी फैमिलीज टूट गई, बहुत सारी माइग्रेट हो गई। 1947 में हेमंत कुमार और उनके कॉमरेड, मैं कॉमरेड इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 43 के फैमिन के बाद हेमंत कुमार और लिरिसिस्ट सलील चौधरी ने इप्टा जो मुंबई में शुरू हुआ था, इंडियन पीपल थिएटर्स एसोसिएशन को बंगाल में भी कायम किया। और कहा जाता है कि दोनों ने मिलकर एक ऐसा गाना तैयार किया था जिसका नाम था गौनियर बाधू, जो सारे रूल्स ब्रेक किए थे, जो डिस्क नहीं बन सकता था क्योंकि बहुत लंबा था, वो मीटर में नहीं था, मगर
इसका जो कंटेंट था, इसकी जो धुन थी, वो इतनी ज्यादा प्रख्यात हुई कि घर घर में, घाट घाट में, दुकानों में, चाय वालों के यहाँ, सब जगह पे सब यही गाना सुनते थे और बहुत इंस्पिरेशनल गाना था। इसके बाद सलील चौधरी और हेमंता दोनों बहुत मशहूर हो गए और लेट 40s में 47 के बाद शायद 48-49 में उनको एक दिन उनके एक पुराने दोस्त हेमेन गुप्ता ने फोन किया। हेमेन गुप्ता जो भी बंगाल से थे मगर अब बम्बई आ चुके थे और हिंदी फिल्म में डायरेक्ट करते थे। हेमेन गुप्ता ने कहा हेमंता को कि तुम बम्बई आ जाओ और मेरी फिल्म जो मैं बना रहा हूँ आनंद मठ, उसके लिए म्यूजिक कंपोज करो। ये हेमंत कुमार के लिए एक बहुत ही बड़ा ब्रेक था फिल्मिस्तान स्टूडियो के साथ और ये गाना गाया था लता मंगेशकर ने, वंदे मातरम, जिसमें बहुत सारे संस्कृत वर्ड्स थे। पिक्चराइज किया गया था गीता बाली पर। ये गाना न सिर्फ हेमंता के लिए मगर गीता बाली के लिए और लता मंगेशकर के लिए टर्निंग पॉइंट। अब तक हेमंता बंगाल में भी मशहूर हो चुके थे क्योंकि 1947 की उनकी फिल्म अभ्यात्री सुपरहिट रही थी और बम्बई में भी मशहूर हो चुके थे। अब हेमंता के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज थी। अब हेमंता बम्बई में ही ठहर गए थोड़ी देर के लिए। उन्होंने फिल्मिस्तान के साथ बहुत सारी फिल्में की जिसमें से ज्यादा नाम कमाया फिल्म शर्त ने और एक और फिल्म की जो बहुत मशहूर हुई और उनकी शायद बहुत सुपरहिट फिल्मों में मानी जाती है, वो थी नागिन और साल था 1954। इसके अलावा एस.डी. बर्मन के साथ मिलकर उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में अपनी आवाज दी और एक तरह से देवानंद की भी आवाज बन गए। फिल्म थी जाल, हाउस नंबर 44, 16वां साल, बरसात की एक रात। अब हेमंता बंगाल में काम कर रहे थे, मुंबई में काम कर रहे थे। मुंबई में आकर कुछ दिन रहते थे, फिर से वापस कोलकाता चले जाते थे। आगे चलकर जब उन्होंने शादी कर ली, बहुत ही मशहूर सिंगर बेला, जिन्होंने पंकज मलिक के लिए गाना गाया था, बेला और हेमंता ने मिलकर एक अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया जिसका नाम था हेमंत बेला प्रोडक्शंस। 50 के दशक में अब हेमंत कुमार हिंदी फिल्मों में गाना गा रहे थे, म्यूजिक दे रहे थे और बंगाली फिल्मों में भी गाना गा रहे थे, म्यूजिक दे रहे थे। इसी दौरान क्योंकि उनकी शादी हो गई थी बेला से, उनकी पत्नी और उन्होंने सोचा कि क्यों ना प्रोड्यूसर बन जाए, तो उनकी कंपनी का नाम था हेमंत बेला प्रोडक्शंस। हेमंता ने सोचा कि उनके प्रोडक्शन हाउस का नाम बदल दिया जाए, तो उन्होंने प्रोडक्शन हाउस का नाम रखा गीतांजलि प्रोडक्शंस और गीतांजलि प्रोडक्शंस ने आगे चलकर बहुत सारी हिंदी फिल्में प्रोड्यूस की, जिनमें से कुछ थी 20 साल बाद, कोहरा, खामोशी। नाम स्टैब्लिश हो गया उनका मुंबई में। एक खास तरीके की शैली से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। कौन सी थी वो शैली जिसमें इतना बड़ा नाम बन गए? जानेंगे आपसे थोड़ी देर में। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर स्वागत है आपका एक बहुत ही खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमैया जी। 16 जून को यानी कि ट्यूसडे को एक बहुत ही बड़ी फिल्मी पर्सनालिटी का बर्थ एनिवर्सरी। हेमंत कुमार साहब, अलग तरीके का संगीत होता था उनका और एक खास तरीके की शैली से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। भावना जी, कौन सी थी वो शैली? जब तक हेमंता जिंदा रहे उनका रविंद्र टैगोर से एक खास रिश्ता रहा। उनको रविंद्र संगीत में बहुत रुचि थी और जब कभी उनको मौका मिला बंगाली फिल्म म्यूजिक में या बंगाली नॉन फिल्म एल्बम्स में, उन्होंने रविंद्र संगीत को प्रमोट किया। उतना ही नहीं, उन्होंने जो रविंद्रनाथ टैगोर पर प्लेस होते थे, ड्रामास होते थे बंगाली में, ऐसे प्लेस के लिए वो बहुत सारे किरदार के लिए हमेशा आवाज बने। उनके अंदर एक एक्टिविस्ट भी था, जैसे मैंने पहले बताया कि वो इप्टा से जुड़े हुए थे और सलील चौधरी के साथ उन्होंने बहुत ही इंस्पिरेशनल पोएट्री और म्यूजिक बनाया जो बंगाल में बहुत ज़्यादा मशहूर रहा। और साथ ही में आखिरी समय तक, जब तक वो बीमार हुए और चल बसे, वो हमेशा आर्टिस्ट्स के साथ जुड़े रहे। उनकी जो रूह थी वो एक फ़कीर की तरह हमेशा म्यूज़िक ढूंढती थी, कविता ढूंढती थी और शायद इसीलिए वो हमेशा ऐसे आर्टिस्ट से घिरे रहे। उनके जो अपने दोस्त थे बचपन में, जो आगे चलकर मशहूर पोएट्स और म्यूजिशियंस बने, उनके अपने भाई, बड़ा भाई उनका राइटर है, छोटा भाई उनका म्यूजिशियन है, उनकी अपनी पत्नी बेला बहुत ही बड़ी सिंगर, उनकी बेटी रानो वो भी बहुत बड़ी सिंगर और उनकी पुत्रवधू यानी मौसमी चटर्जी बहुत ही अच्छी अदाकारा।
थोड़ी देर में हमारे साथ होने वाली है एक बहुत ही खास इंसान, हेमंत कुमार साहब की बहू मौसमी चैटर्जी। उनसे जानेंगे हेमंत कुमार साहब एज अ पर्सन, एक इंसान के तौर पर कैसे हुआ करते थे। सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर स्वागत है आपका एक बहुत ही खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया जी, और आज एक बहुत ही खास पर्सनालिटी की बात हो रही है। एक संगीतकार, एक गायक, एक राइटर, एक फिल्म प्रोड्यूसर, और सब कुछ बहुत शिद्दत के साथ किया हेमंत कुमार साहब ने। और बात करने के पीछे एक वजह भी है, क्योंकि ट्यूसडे को 16 जून को उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। एक इंसान के तौर पर कैसे थे हेमंत कुमार साहब, ये जानने के लिए हमारे साथ खास तौर पे मौजूद हैं उनकी बहू और मेरी बहुत ही फेवरेट अदाकारा मौसमी चैटर्जी। मौसमी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 92.7 बिग एफएम पर एक बार फिर से। और ये बताइए कि आपके मुंबई आने के पीछे हेमंत कुमार साहब का कितना बड़ा हाथ रहा। ये बहुत कम लोग जानते हैं, बाय द वे। हाउ आई केम, बिकॉज बालिका वधू में संगीतकार हेमंत कुमार जी थे। फिर उनसे हमारे जो दोस्ती हुई, हमारे नानी जी, मम्मी, एवरीबडी वाज हेमंत कुमार के भक्त थे जी। तो दे वेलकम हिम। सो उनका आना जाना हमारे घर में लगा रहा। एंड रानू, माय सिस्टर इन लॉ, वाज माय एज टाइप, एंड वी बिकम फ्रेंड्स। एंड देन फर्स्ट टाइम जब बालिका वधू हिट हो गया, आई कुड नॉट मूव अराउंड इन कैलकाटा। व्हिच ईयर वाज दैट? बालिका वधू 69 और 70, 68, 69 ऐसे ही कुछ है जी। दुर्गा पूजा में माय मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ बॉट मी इन बॉम्बे। ऑलराइट। कि वहां तो घूम नहीं सकेगी। एक्चुअली इंदिरा से इंदू माय फादर इन लॉ ने किया है नाम। ओके ओके। तो फिर मैं बॉम्बे फर्स्ट टाइम आई हूँ, और मुखर्जी पूजा, शशोधर मुखर्जी एंड हेमंत मुखर्जी एंड ऑल, इन लोगों का एक पूजा होता था, अभी भी है। तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने दुर्गा पूजा देखा, सबको मिले। और दैट टाइम माय हस्बैंड वाज हैविंग अफेयर विद सम अदर गर्ल, एंड दैट आल्सो आई नो हर वेरी वेल, एंड शी वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। एंड But this was your first exposure to the Bombay. Yeah. And also film world because of Hemanda and... No. बालिका वधू के टाइम में जब पिक्चर को अवार्ड मिला तो मैं तो आई थी बॉम्बे में। फिल्म इंडस्ट्री को तभी मैं, शशि अंकल, जेनिफर, इनको सब मिले थे फिल्म फेयर अवार्ड के फंक्शन में कुछ। और तभी हमारे घर में इतने लोग आते थे, मुझे समझ में नहीं आता था किस लिए। मेरे डैडी तो एकदम ये हो गए थे, इरिटेट हो गए थे, और बाद में हाथ जोड़े हेमंत कुमार को, बोले देखिए आप इनको मत भेजिए, हम लोग पिक्चर के कुछ समझते नहीं है, हम उनको और फिल्म लाइन में लाएंगे नहीं। बॉम्बे से भी हमें बहुत सारे ऑफर मिल रहे थे। हेमंत कुमार ने एक पिक्चर लेके गए थे, वो बहुत ही अच्छा डायरेक्टर थे, अजय कर। ही वॉज अ वेरी बिग कैमरामैन, उनको अवार्ड भी मिला, बहुत सारे सम्मान मिले। ही वांट टू मेक परिणीता। ओके। And that time I was a teenager, and I was the right choice. So he went and hold on to my father-in-law, and then my father-in-law उनको लेके हमारे घर आ गए। My father threw a fit, and then उन्होंने उनको बताया देखिए आप नॉवेल पसंद करते हैं, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय में चैटर्जी, so he's this thing परिणीता, आप ये पिक्चर में हाँ कर दीजिए, ये पिक्चर में। आई थिंक उस टाइम मेरे फादर बोले थे, मेरे फादर इन लॉ के, कि देखिए हेमंत बाबू, हम लोग ये फिल्म इंडस्ट्री समझते नहीं है, जानते नहीं है, अगर आप इनकी जिम्मेदारी लेते हैं गार्जियन बन के, देन आई डोंट माइंड। तो हेमंत मेरे सर पे हाथ रखे उस टाइम और बोले कि कोई बात नहीं, आई विल बी देयर ऑल द टाइम फॉर इंदू, यू डोंट वरी। मैं ऐसा ही जगह में उनको बोलूंगा जहाँ पे वो सेफ और अच्छी तरह काम करें। उसी दिन से मेरे फादर थोड़ा रिलैक्स हो गए। फिर हम परिणीता किए, फिर 2-4 तपन सिन्हा के साथ काम किए, और ये सारी फिल्में बंगाली में थी। बंगाली में। राइट। मौसमी जी के शादी होने के पीछे भी एक बहुत बड़ा हाथ रहा हेमंत कुमार साहब का। बहुत र्यूमर्स चले थे, सबका खुलासा करेंगे मौसमी चैटर्जी आपसे थोड़ी देर में। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर स्वागत है आपका एक बहुत ही खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया जी, और आज बात हो रही है एक बहुत ही महान पर्सनैलिटी की, हेमंत कुमार साहब। एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी, और जो भी किया शिद्दत के साथ किया। लेकिन उन्हें इंसान के तौर पर जानना भी बहुत जरूरी है कि कैसे उन्हें एक मैन ऑफ प्रिंसिपल कहा जाता है। और ये बताने के लिए खास तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं
मौशमी चैटर्जी, हेमंत कुमार साहब की बहू। बहुत बहुत स्वागत है मौशमी चैटर्जी 92.7 बिग एफएम पर। और ये जानना चाहेंगे कि आपकी शादी जो हुई हेमंत कुमार साहब के बेटे से, उसमें हेमंत कुमार साहब का कितना बड़ा योगदान रहा? आपको कुछ लगा था कि आप इनकी डॉटर इन लॉ बनोगी? परिणीता के टाइम लगा था, बिकॉज बाबू स्पेशली आता था अच्छा बॉम्बे से मुझे मिलने। जब ये दुर्गा पूजा हुआ था ना, उस टाइम सिने एडवांस में या स्क्रीन में कोई सी एक मैगजीन में आ गया था कि मौसमी को हेमंत कुमार के फैमिली के साथ देखा गया है, तो एवरीबडी वांटेड टू मेक मी बधू, यू नो, लाइक बालिका बधू उनके घर के लिए। तो शायद जयंतो के साथ, हेमंतो सन जयंतो के साथ इसका होगा। वो देखने के बाद हमारे घर में तो एकदम उथल पथल, भूकंप हो गया। मुझे आज भी याद है, मेरे डैडी के एक मौसी जी, मैंने मेरे दादी की बहन, वो उस जमाने में गाड़ी होता था ना, कैसा काला गाड़ी, ऐसा हॉर्न बजा के आते थे, तो सारे लोग समझ में जाता था कि वो गा रहे। तो शी केम ऑल द वे टू डांटो माय फादर। आपने एक तो पिक्चर में उसको काम कराया, ऊपर से हेमंत कुमार के घर पे आपने भेज दिया है बॉम्बे में। शी इज अ टीनेजर, आज के बाद कल इसकी शादी होने वाली, कौन क्या पूछेगा क्या होगा। उसी वक्त माय फादर इन लॉ बॉम्बे से कलकत्ता आए और सीधा हमारे घर आए, and I was holding his hand and I was howling because I know कि I am creating some problem, and I says काकू, काकू means uncle, so काकू आप ऊपर मत जाओ, आपको बहुत डांट पड़ेगी। then he said नहीं छोड़ मुझे, मेरा हाथ छोड़। तो and then he went upstairs, थर्ड फ्लोर में मम्मी डैडी के घर होते थे, तो वो वहाँ पर गए, and then he said it कि आप इंदू की शादी उनके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। अगर ऐसी कोई बात हुआ, मेरा एक लड़के का बहू बना के मैं इसको लेके जाऊंगा। what a relief I got, you know। चलो अभी तो कई सब बंद हो गया। क्या उम्र रही होगी आपकी? 14 साल 15 साल? बहुत। देखिए मेरी शादी हुई थी जब मैं 10th में थी स्कूल में। राइट, तो ये उसी के अराउंड की बात है। राइट, तो उसके बाद जब मेरी शादी, मतलब कार्ड भी छप गए, तब मुझे याद आया, मैंने मेरे डैडी को बोला कि वो बाबू है ना, बाबू दादा बोलती थी मैं, क्योंकि रानू भी बाबू दादा बोलते थे। एंड बाबू को सब बोलते थे। इंग्लिश में क्या वर्ड है ना, ग्रीन स्नैचर, और क्या वो हमको उसके दोस्त लोग देख के ऐसे ही बोलते थे, बाबू ये तो बच्ची है, इससे तू शादी करेगा। तो एनीवे मैं उधर डैडी को बोला कि डैडी ही हैज ए गर्लफ्रेंड। मेरे डैडी बोला तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं बोला मुझे याद ही नहीं आया। उन्होंने फोन लगाया हेमंत बाबू को, तो ओ माय फादर इन लॉ केम, फिएट गाड़ी होता था, फिर वो आए तो बोले क्या हुआ? तो फिर माय फादर वाज वेरी वरीड। इस इंदू बोल रही है कि योर सन इज सीइंग समवन। मेरे फादर इन लॉ बोले डोंट वरी, माय सन इज वेरी रोमांटिक। उसका वो कोई भी कॉलेज में लड़की मिलती, कोई भी मिलती, तो सबको लेके आता था और बोलता था बाबा मैं इससे शादी करूंगा, इसीलिए उसका शादी अभी करा रहा हूँ। हाँ। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। बाद में पता चला कि ही डिच्ड हर बिकॉज ऑफ मी। एक तरीके से बालिका वधू ही बन गई मौशमी चैटर्जी। बहुत कम उम्र में शादी हो गई हेमंत कुमार साहब के बेटे से। हेमंत कुमार साहब एक फादर इन लॉ के तौर पे, ससुर के तौर पर कैसे थे? स्ट्रिक्ट थे या बहुत ही कोमल स्वभाव के? जानेंगे मौशमी चैटर्जी से बस अब से थोड़ी देर में। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर स्वागत है आपका एक खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमया जी। और 16 जून को एक बहुत ही खास इंसान की बर्थ एनिवर्सरी है। एक महान पर्सनालिटी मानता हूं मैं उन्हें, और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है उनका, हेमंत कुमार साहब। और आज खास तौर पे 92.7 बिग एफएम पर मौजूद हैं उनकी बहू और मेरी बहुत ही पसंदीदा अदाकारा मौशमी चैटर्जी। मौशमी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका 92.7 बिग एफएम पर एक बार फिर से। और ये जानना चाहेंगे कि एक फादर इन लॉ के तौर पे हेमंत कुमार साहब कैसे थे? मतलब बहुत स्ट्रिक्ट थे या बहुत ही कोमल स्वभाव के थे? हेमंत was my mother and my father, you know, both. बाबू was the world for me, you know. So मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। सुहाग रात के दिन मैं अंदर गई, बाबू ने मेरे डॉल हाउस को दिखते दिखते हुए हु इज ही बोला, मैं बोला इज माई सन। तो
तो उसने ऐसा खींचा तो जो डॉल का मुंडी जो था ना वो हाथ में आ गया. माय गॉड, आई येल एंड हाउल एंड माय फादर इन लॉ सिटिंग. बाहर सब घर में लोग थे. मैं बाहर आके बोला कि मेरे लड़के को मार डाला, ये लड़का कल ही बस के नीचे, लॉरी के नीचे, ट्रक के नीचे आके मर जाएगा, ये करेगा वो करेगा. आई वाज कर्सिंग हिम एंड ऐसे ये कोई है इतना इसका दिल नहीं है. एंड देन बाबू सेड अरे अरे आई कैन मैनेज, आई कैन, मैं लगा सकता हूँ. माय फादर इन लॉ डिड नॉट नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू मेक मी दिस थिंग. एंड बाबू ने somehow उस डॉल को मतलब मुंडी को ठीक से लगा दिया. वो जो सुनहरे बाल वाली गुड़िया होती थी जिसका सर निकल जाता था. हाँ, और मुझे नहीं मालूम था उसका सर निकलता था, यू नो. एंड लगा दिया. उसके बाद से तो बाबू रियल हीरो बन गया कि आई थॉट ही कैन डू एनीथिंग. मुझे आज भी याद है जब मुझे अपेंडिसाइड ऑपरेशन हुआ था तो मतलब इट वाज इमरजेंसी था. मैं शूटिंग से पेन की मरे मतलब गाड़ी से उतर नहीं सकती थी. एंड बाबू ने मुझे गोदी में उठा के 3rd फ्लोर लेके गया. एंड आई वाज थिंकिंग ये सब हीरो थोड़ा सा इधर उधर गोदी में उठा के हीरो बन जाता है. एक तो ये तो रियल हीरो है मेरा. सही बात है, सही बात है. यू नो, सो ऐसे टाइप पे मेरी शादी हुई गई. और मुझे कुछ इसलिए मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ. जैसे बाबू ने मुझे पहले बताता था कि देखो हमारे यहाँ बॉम्बे में चलन है हाय बोलने का. तो मैं बोला हाय हाय क्या हाय बोलने का. मीन आई कम फ्रॉम अ फैमिली, या तो हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, नहीं तो पैर छूते हैं, और इंग्लिश में अगर बोलो तो हेलो बोलते हैं. ये हाय क्या चीज़ है. तो बाबू बोलते हैं हाँ सब भी हाय बोलते हैं, तुमको भी हाय बोलने का जी. तो जब कोई दोस्त बोला ओ दिस इज द गर्ल, माय गॉश इज द लिटिल हाय, एंड मेरे आवाज़ ही नहीं निकले. बाबू मुझे बोले बोलो हाउ ऐसे हाय, यू नो. बट आई थिंक आई नेवर माइंड के if I'm wrong or something I'm doing not correct, so correct me. And that's what Babu like it about it, and he used to always correct me. 16 जून को बर्थ एनिवर्सरी हेमंत कुमार साहब की. एक महान संगीतकार, एक महान गायक, एक महान फिल्म प्रोड्यूसर भी, और एक महान इंसान भी. सिद्धांतों का हमेशा पालन करने वाली ऐसी पर्सनालिटीज कम ही दिखाई देती हैं. इंस्पिरेशन है हम सभी के लिए हेमंत कुमार साहब. एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि उन्हें. अगले रविवार एक और फिल्मी हस्ती की कहानी लेकर हाजिर हो जाऊंगा मैं, सिद्धार्थ, तो मेरे साथ भावना सोमाया जी. सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम.